प्रेरणा लेने के लिए संदेश देता हूँ कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख देख पछताते नहीं। स्वाभिमानी और एक क्रांतिकारी, जिस क्रांतिकारी को विवेकानंद ने रेबेलियन की संज्ञा दी, एक सकारात्मक चिंतन में मैं बचपन से ही मेरी माँ की इच्छा थी कि ज्ञान को अर्जन करें, जिसमें निरंतर लगा रहा। पुनः वहाँ 2-3 वर्षों तक डॉक्टर चेतनाथ मिश्र मेरे मौसादी थे, उनके यहाँ मैंने पलायन करके गया और वहाँ मुझे उनकी सहयोग से मैंने रांची जैसे शहर में, उस समय में गांव का एक देहाती बच्चा 3 वर्षों तक रह करके मैंने शिक्षा ग्रहण किया। 2 वर्ष का था, उनका निधन हो गया। उस पारिवारिक परिवेश मेरी माँ साक्षात देवी के रूप में उस समय के सामाजिक ताना बाना के बीच मुझे परवरिश करी और उस परवरिश के क्रम में 1985 में मैं केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर से मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद सीएम कॉलेज दरभंगा से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दरभंगा में रह करके मैंने प्राप्त किया। तत्पश्चात बीएड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद पीएचडी की डिग्री ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बहुत ही मशक्कत और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में मैंने किया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है करवीर का एपिसोड नंबर 15 और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल ठाकुर सर। दर्शकों बता दें, डॉक्टर अनिल ठाकुर सर राजकीय सम्मान से सम्मानित किए हुए एक शिक्षक हैं। आप इनकी बातों को सुने। जब इनकी बातों को सुनेंगे बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलेगी। खासकर छात्राओं से मेरा अपील है कि आप इनसे मार्गदर्शन जरूर हासिल करें। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। हिंदुस्तानी मीडिया के तमाम और विशेष रूप से इनके जो मुख्य निदेशक शाहिद कामरान जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, कर्मवीर जैसे प्लेटफॉर्म को संदर्भ में मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। इसके लिए विशेष साधुवाद है। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि पारिवारिक जो आपका परिवेश रहा है, इसकी जानकारी आप दें। उस संदर्भ में काफी जीवन के झंझावट और उस जीवटों से गुजरना पड़ा। मेरे पिता जब मैं 2 वर्ष का था, उनका निधन हो गया। उस पारिवारिक परिवेश मेरी माँ साक्षात देवी के रूप में उस समय के सामाजिक ताना बाना के बीच मुझे परवरिश करी और उस परवरिश के क्रम में 1985 में मैं केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर से मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद सीएम कॉलेज दरभंगा से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दरभंगा में रह करके मैंने प्राप्त किया। तत्पश्चात बीएड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद पीएचडी की डिग्री ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बहुत ही मशक्कत और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में मैंने किया। मेरी वह पारिवारिक स्थिति नहीं थी। एक अनाथ बालक और एक माँ का सहारा और आर्थिक स्थिति शून्य पर थी। जो भी कुछ सामान्य कृषि था वह मेरी माँ ने अपने परिवार और पिता की लंबी बीमारी में वह सारा संपत्ति बेच दिया गया। तत्पश्चात मुझे दरभंगा में एक नेशनल स्कूल दरभंगा टावर पर एक मित्रों के सहयोग से मुफ्त में एक कमरा मिला। वहाँ मैंने अपने 1985 से निरंतर 10 वर्षों तक वहाँ रहकर और दरभंगा में ट्यूशन करके अपने स्थायित्व बना करके और निरंतर प्रतिदिन सीएम कॉलेज में वर्ग लेकर मैं एक दबू विद्यार्थी के रूप में वहाँ निरंतर संघर्ष से भरा हुआ जीवन पर मैंने शिक्षा को ग्रहण किया। उसके उपरांत मेरी शिक्षा का प्रारंभिक दौर
जिला स्कूल रांची से 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जहां मैंने क्लास 8वीं तक की शिक्षा वहां ग्रहण की। पुनः मां की अस्वस्थता के बाद मैं 9वीं कक्षा में झंझारपुर आया। मेरे मामा जी वहां CCL के बड़े पदाधिकारी थे, रमेश शाह, लेकिन वहां 1 महीने तक मैंने किसी तरह नहीं रह पाया। मामी और मामा जी के वह कठोर व्यवहार और आधा पेट 2 रोटियां दे करके मुझे जीवन का बहुत ही एक विष को घूट पी करके उस बचपन में, तो मैं बचपन से ही अपने एक स्वाभिमानी और एक क्रांतिकारी, जिस क्रांतिकारी को विवेकानंद ने रेवेलियन की संज्ञा दी, एक सकारात्मक चिंतन में मैं बचपन से ही मेरी माँ की इच्छा थी कि ज्ञान को अर्जन करें, जिसमें निरंतर लगा रहा। पुनः वहाँ 2-3 वर्षों तक डॉक्टर चेतनाथ मिश्र मेरे मौसादी थे, उनके यहाँ मैंने पलायन करके गया और वहाँ मुझे उनकी सहयोग से मैंने रांची जैसे शहर में, उस समय में गांव का एक देहाती बच्चा 3 वर्षों तक रह करके मैंने शिक्षा ग्रहण किया। वही मेरी जीवन की एक मोड़ आया जहां मुझे कुछ करने की, जीवन में कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक टारगेट, एक लक्ष्य को मैंने निर्धारित किया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। जब मैं 2014 में इंडियन पब्लिक स्कूल को छोड़कर सरकारी विद्यालय में ग्रहण किया, उसी 2014 में मेरी मां का मार्च में देहांत हो गया। वह भी मेरे जीवन का वह असहज पीड़ा था। मैंने सरकारी विद्यालय में वेतन भी नहीं उठा पाया और उस परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की उस माँ का श्राद्ध कर्म करने के बाद, और मेरी माँ की तमन्ना थी कि मेरे बेटा सरकारी में जाए, एक पदाधिकारी बने। पदाधिकारी तो नहीं, लेकिन +2 शिक्षक अर्थशास्त्र के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और माँ के उस सपना को पूरा किया। लेकिन उस संवेदना जो माँ के अंदर एक पुत्र के पास था, मैं उस अपने सरकारी जो कम वेतन मिलता था उस वेतन से माँ की सेवा नहीं की, लेकिन अपनी विरासत में जो भी कुछ था उससे मैंने जीवन भर अपने माँ को अपने साथ मधुबनी रह करके, गांव में रख करके, कहीं मैंने बाहर दिल्ली मुंबई जीवन में मैंने पलायन नहीं किया और मैंने अंत तक एक सामान्य ही से ही अपने जीवन की एक विशिष्ट इस मुकाम तक पहुँचने में मेरी माँ ही मेरे जीवन का वह सब कुछ है। वही हमारी ईश्वरीय देवी जगदम्बा भगवती और समाज और संबंधी का किसी का भी योगदान मेरे जीवन में नहीं रहा। तो यह जो एक जर्नी 1972 में पिता के देहांत के बाद जो जर्नी चली, वह आज तक मैं उस जर्नी में वह संघर्ष, लेकिन उस संघर्ष की अनुभूति में कभी कभी सुखद अनुभूति भी होता है। तत्पश्चात 1997 में मैं इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी में अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहते हुए भी हिंदी के शिक्षक के रूप में वहां मैंने 12 वर्षों तक एक कुशल अध्यापन का कार्य किया। इंडियन पब्लिक स्कूल से पूर्व 1993 से 96 तक मैंने नालंदा और पूर्वी चंपारण के चकिया जैसे कुछ प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में भी मेरा काम करने का बहुत ही अनुभव रहा। छात्र जीवन से ही मैंने मैट्रिक में जब पढ़ता था तभी से गांव में ट्यूशन से अपनी जर्नी को प्रारंभ किया और 2011 तक मैं इंडियन पब्लिक स्कूल और 2011 से 12 तक 1 वर्ष विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में उस विद्यालय के भी प्रारंभिक फाउंडेशन में उस विद्यालय को खड़ा करने में भी मेरा अपना योगदान रहा है। तत्पश्चात 1913 से मैं सरकारी विद्यालय में अद्यतन कार्यरत हूं। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे विद्यालय में आपके पास कितने बच्चे? मेरा एक बड़ा पुत्र है मयंक शेखर, जो फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग में गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय नोएडा में फाइनल ईयर में है। दूसरा अदिति बेटी है जो एग्रीकल्चर साइंस में जौनपुर में पढ़ रही है। तीसरा अनुभव जो DAV में 9th क्लास झंझारपुर में वर्तमान में अध्ययनरत है। सर, आप अभी किस स्कूल में हैं? मैं +2 पार्वती लक्ष्मी कन्या उच्च विद्यालय झंझारपुर में कार्यरत हूँ। राजकीय सम्मान से आप सम्मानित है, कब सम्मान दिया गया आपको, क्यों दिया गया? सरकारी विद्यालय
जब मैंने वहाँ योगदान किया तो वहाँ जिन अवस्था में थी, वह लड़कियों के लिए एकमात्र विद्यालय वहाँ है, और प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस संदर्भ को लेकर के मैंने वहाँ नियमित वर्ग संचालन से लेकर के सांस्कृतिक गोष्ठी, सेमिनार और राज्य स्तर तक उस विद्यालय के बच्चों को विभिन्न विधाओं में वह पुरस्कार के रूप में और बहुत सारे प्रशासनिक और शैक्षणिक उत्कृष्ट कार्य के संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर, ऑनलाइन गतिविधि के आधार पर जब शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य को माने ऑनलाइन किया गया, उस संदर्भ में जिला प्रशासन, डीओ, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल और डीएम के एक प्रतिनिधि और डीपीओ की टीम ने शिक्षकों के बीच के उस इंटरव्यू के बाद और विद्यालय के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर 1920 में मुझे राजकीय शिक्षक सम्मान से बिहार सरकार सम्मानित किया। तो यह सम्मान मेरा ही नहीं, उस विद्यालय के बच्चों का, वहाँ के समाज के और वहाँ के सर्वांगीण विकास का वह द्योतक माना जाता है। मैं एक मात्र माध्यम था जो मेरे उस सदप्रयास से वहाँ एक शिक्षा में एक नई क्रांति आई, समाज में एक जागरूकता आया, बच्चों को एक नवोन्मुख शिक्षा की ओर एक आविष्कार, उसके मस्तिष्क में ज्ञान के प्रति उसकी गतिशीलता, संज्ञानात्मक विकास का एक नवीन अध्याय झंझारपुर की उस मरुस्थल जैसी भूमि में एक शिक्षा की एक हरी भरी वादियां वहाँ मचलने लगी, चलने लगी, बच्चे दौड़ने लगे और अपने राज्य स्तर तक उन्होंने उस मुकाम तक वहाँ की छात्राओं अपने परचम को लहराई। इसी उद्देश्य और इसी मानक पर खड़ा मैं अपने विद्यालय को आज तक सजाने और संवारने में मेरी महती भूमिका रही है। मैं प्राचार्य, वहाँ प्रभारी प्राचार्य रहते हुए भी मैं प्रतिदिन 3 से 4 कक्षाएं, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, मैं लेता हूँ। वह हमारी सबसे बड़ी खासियत है और यह योगदान इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रशासनिक जो प्राचार्य थे JL कर्ण, उनके अधीनस्थ हम लोगों ने जो काम किया, आज वही उसी स्कूल का एक अस्थायी नींव मेरे जीवन और मेरे रक्त में, मेरे ज्ञान में इतना भरा पूरा है जो आज भी मेरे कार्य में अनुशासन और एक प्रशासनिक दक्षता का वह संदर्भ देखने को मिलता है। अरे सर, बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि कहीं न कहीं इंडियन पब्लिक स्कूल की बात किया जाए तो स्वर्गीय जो प्रिंसिपल थे JL कर्ण सर, उनके दौर में जिन लोगों ने भी काम किया, आज भी हमें लगता है कि ताउम्र उन्हें नहीं भुलाया जा सकेगा। उनकी डिसिप्लिनरी जो एक्शंस था उनका, उनको उसको लेकर हमेशा याद किए जाएंगे। वो सर, एक बात जानना चाह रहा था, अभी आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम की बात करी है, अब आप एक शिक्षक हैं और सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने निभाया है जिसकी वजह से आपको सम्मान भी दिया गया था। मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम पर जिले के कितने स्कूल से ऐसे, कितने शिक्षक हैं जो खड़े उतर रहे हैं? इस संदर्भ में सैद्धांतिक स्लोगन तो राष्ट्रीय स्तर पर जरूर चली है, लेकिन जब व्यावहारिक पटल और उसके संदर्भ को अवलोकन करता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, तो मधुबनी जिले में शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय का एक अग्रणी भूमिका रहा है। राष्ट्र स्तर पर भी मेरा जो अभी तक सर्वेक्षण अवलोकन रहा है, वह मात्र 10% ऐसे विद्यालय होंगे जो वास्तविक रूप से आज जो कल के भावी संदर्भ है, जो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सिद्धांत को लेकर के जो हम अपने बच्चों को या बच्चियों को अगर उस संदर्भ को लेकर देखने को मिलता है, जब हम उस विद्यालय को अपना अभिभावक के रूप में, उस वहाँ के बच्चों को अपनी बेटी के रूप में और उस संस्कार जब मेरी शिक्षा में देखेंगे, तब हम जाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ की मौलिक और मूलभूत जो संरचना है, उसका जो एक मूल्यांकन है वह 100% खड़ा हो सकता है। तो यहाँ एक संदेश है हम शिक्षकों के लिए, विशेष करके जो निश्चित रूप से अपने बच्चों की तरह अगर एक विद्यालय को
अगर उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसकी संस्कृति, संस्कार, सामाजिक रीति रिवाज और शिक्षा के प्रति एक गुणात्मक अभिवृद्धि में अगर आप योगदान देते हैं तो निश्चित रूप से भारत का एक नया तस्वीर, भारत का एक नया सुबह, भारत का वह नया स्वर्णिम किरण, वह प्रभात एक खिलखिलाता हुआ उस पौध का, उस शिक्षा रूपी बगीचा का वह एक अक्षय वट बन करके देश को गौरवान्वित करने का कार्य करेगा। डॉक्टर अनिल सर, बहुत सारे छात्र छात्राएं भी आपको देख रहे हैं। आपने भी शिक्षकों को तो संदेश दिया ही है। जो छात्र छात्राएं हैं, जो गार्जियंस देख रहे हैं आपको, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? छात्राओं से मेरा जो व्यावहारिक अनुभव रहा है वह आज इंटरनेट और मोबाइल की जो उपयोग है वह सकारात्मक पढ़ाई के दृष्टिकोण से आप करें, लेकिन अधिकांश छात्राएं उस मोबाइल संस्कृति को नकारात्मक संदर्भ में जब उपयोग करते हैं तो बच्चों के अंदर एक नैतिक शिक्षा और अनुशासन की कमी होता है, ह्रास होता है, और वह छात्राएं अपने अभिभावक को और विद्यालय के शिक्षक को भी गलत मैसेज से अपने को बच निकलते हैं, जो आने वाले कल जब आपका वृद्धि और विकास एक उम्र होगा, जिस उम्र में आपका परिपक्व चिंतन होगा, तब आप पीछे जब मुड़ कर देखेंगे तो लगेगा कहीं न कहीं अपने छात्र जीवन में हमने वर्तमान मोबाइल संस्कृति का दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि हिंदुस्तानी मीडिया ने जो प्रोग्राम शुरू किया है करवीर, और आप हमारे आज 15वें एपिसोड के मेहमान हैं, आप कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम आपको? और हमारे जो दर्शक हैं, लगभग 1.5 लाख दर्शक हमारे सब्सक्राइबर हमारे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब्सक्राइबर और व्यूअर्स दोनों में फर्क ये होता है कि सब्सक्राइबर जो होते हैं वो सब्सक्राइब करके हमारे प्रोग्राम को रखते हैं, व्यूअर्स करोड़ों में हमारे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का यह कर्मवीर, इस शब्द को और इसकी व्यावहारिक संदर्भ को देखा जाए कि जो जीवन में एक संघर्ष से जीवित होकर के केवल काम करता है, काम ही उनके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, तो ऐसे हिंदुस्तानी मीडिया के व्यूअर्स को मैं इन कविताओं से प्रेरणा लेने के लिए संदेश देता हूं कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख देख पछताते नहीं। काश काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके कर दिए भी गए गले, सब जगह सब काल में वे ही मिले पहले फूले पले। इन्हीं संदर्भों को लेकर के यह एपिसोड निश्चित रूप से मधुबनी जैसे जगहों पर संपूर्ण भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा, प्रेरक और प्रकाश पुंज बन करके समाज में एक नया प्रकाश की ओर दृष्टिगत होगा। जैसे यह जो शुक्ति है तमसो मां ज्योतिर्गमय सद्गुरुमय, तो यह कर्मवीर एक विद्या रूपी अमृत के समान छात्र छात्राओं को, व्यूअर्स के लिए, समाज के श्रोताओं को, बुद्धिजीवियों के लिए एक नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर अनिल ठाकुर सर, जिन्होंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप इनकी बातों से जरूर फायदा उठाएंगे। मुसीबत की घड़ी इंसान की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में एक न एक बात जरूर आती है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, और अगर आप हौसला रखेंगे तो यकीन माने डॉक्टर अनिल ठाकुर सर के जैसे आप भी बनेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।